नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन इशू लेके आए हैं। ये जो इशू है, जो यूक्रेन का विवाद है, ये बहुत दिनों से चल रहा है और अभी जो है बहुत हीट जनरेट हो गया है एज फार एज यूक्रेन इज कंसर्न। तो ये यूक्रेन का जो ओवरऑल मुद्दा क्या है, रशिया ने रिसेंटली कहा है कि वो यूक्रेन पे इन्वेड कर देगी। उसके रिस्पॉन्स में अमेरिका ने कहा है कि अगर इन्वेड किया तो फिर बहुत डायर कॉन्सिक्वेंस होगा, जो कॉन्सिक्वेंस कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि नाटो और रशिया के बीच में युद्ध छिड़ सकता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाएगा। ठीक है, तो वहीं पे जो नाटो के दूसरे पार्टनर है, जो मेजर पार्टनर है, वो क्या कह रहे हैं। तो नाटो के जो दूसरे पार्टनर हैं, जैसे कि यूके और यूएस एक ही वॉइस में बात कर रहा है। वहीं पे जर्मनी और फ्रांस के बारे में अगर आप बात करें तो जर्मनी और फ्रांस का स्टैंड थोड़ा डिफरेंट है, अलग स्टैंड है। क्या स्टैंड है हम बात करेंगे। वहीं पे रशिया जो है उसको सपोर्ट मिल रहा है चाइना से। चाइना डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रही है, चाइना लेकिन डिप्लोमेटिकली सपोर्ट कर रही है। कह रही है कि कॉज जो है रशिया का है, उनका मैटर है, हम उसमें कुछ ज्यादा नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब इंडिया का क्या सवाल है। इंडिया का अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब वोटिंग हुआ था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिफ्रेन कर गई, वोट नहीं की, बाहर निकल गई। उसके लिए व्लादिमीर पुतिन जो प्रेसिडेंट हैं रशिया के, उन्होंने कहा, थैंक यू कहा मोदी जी को कि भाई सपोर्ट करने के लिए। तो आखिर क्या है मुद्दा, टोटल हमें समझना पड़ेगा। और ये जो है मल्टी डायमेंशनल इशू है। इशू तो एक है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच चाहिए। तो हम वही अप्रोच अडॉप्ट करेंगे और समझने का पूरा कोशिश करेंगे एग्जैक्टली क्या है मुद्दा। और ये तो चलो भाई रशिया का ये थिंकिंग है, यूक्रेन का जो यूएस का कुछ और थिंकिंग है, जर्मनी कुछ और है, चाइना, इंडिया सबका है। यूक्रेन क्या चाहता है यह भी समझना पड़ेगा। यूक्रेन क्या चाहता है। यूक्रेन का अगर एक्शन देखें हम तो वो बहुत हद तक इंक्लाइंड है किसकी तरफ, यूरोपियन यूनियन की तरफ, वेस्ट पावर की तरफ, नाटो की तरफ इंक्लाइंड है। लेकिन साथ ही साथ वो जो उनका जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की है, उनका जो कमेंट आया है, वो कमेंट ये कहता है कि भाई हमको, आप लोग इसको एक्सकलेट मत करो, आप लोग खुद में जो वॉर ऑफ वर्ड्स है बिटवीन रशिया एंड द वेस्ट, उसको बंद कीजिए, हम लोग अपने हिसाब से देखेंगे। ये भी एक कमेंट आ रहा है। तो चलिए, कंट्री का कमेंट तो ये हो गया। अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंट ये है कि वहां का जो जनता है, वहां के जो पॉपुलेशन है, वहां का जो सिटीजन है, कहां का, यूक्रेन का, उनका क्या मत है, वो क्या चाहते हैं। तो एक सर्वे किया गया था 2017 में, ठीक है, उसमें पूछा गया कि कितने लोग यूक्रेन में जो रह रहे हैं चाहते हैं कि यूक्रेन जो है यूरोपियन यूनियन का पार्ट बन जाए, ईयू में शामिल हो जाए। तो 53% लोगों ने कहा, टोटल रेस्पोंडेंट जो थे उसमें 53% लोगों ने कहा कि हां हम सपोर्ट करते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट बन जाए। कौन, यूक्रेन। सेकेंडली, जब यह सवाल पूछा गया कि भाई कितने लोग चाहते हैं कि जो यूक्रेन है वो नाटो का पार्ट बन जाए, तो उसमें भी 48% लोगों ने कहा कि हां नाटो का पार्ट बनना चाहिए। तो यहां से दो सवाल उत्पन्न होता है। ठीक है, पहला सवाल यह है कि भाई नाटो क्या है, ईयू क्या है। तो नाटो जो है वो आपका एक, जब कोल्ड वॉर का टाइम था, 1991 से पहले का जो समय है, वर्ल्ड वॉर 2 और उसके बाद 1991 तक, ये जो समय है उसको कहा जाता है कोल्ड वॉर एरा, जिसमें कि जो सोवियत यूनियन था और जो वेस्टर्न एलाइज थे, जो अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, ये लोग सब जो कंट्री थे, ये कंट्री सबका एक समूह था और इधर एक यूएसएसआर का समूह था। तो दोनों में बनता नहीं था क्योंकि एक आइडियोलॉजिकल डिवाइड था। एक कम्युनिस्ट थिंकिंग के थे जो मार्क्स के विचारधारा पे चलते थे, और एक जो थे वो लिबरल थिंकिंग के थे जो कैपिटलिज्म को बढ़ावा देते थे, कैपिटलिज्म पे करते थे। ठीक है, तो नाटो जो कैपिटलिज्म वाले जो कंट्री फेवर को करते थे,
उनका एक सिक्योरिटी अलायंस था कि सब लोग मिलके एक कलेक्टिव सिक्योरिटी का रखे। तो नाटो का अगर आप मेंबर बन गए तो किसी भी नाटो कंट्री पे अगर कोई बाहरी अदर कंट्री अगर अटैक किया, इफ अटैक्ड, तो ये पूरा का पूरा नाटो का जिम्मेदारी होता है, 30 कंट्री का जिम्मेदारी होता है कि उस कंट्री का वो प्रोटेक्ट करे। ठीक है, नाटो एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। इसी के अगेंस्ट में एक वॉर्सो पैक्ट हुआ था पहले। वॉर्सो पैक्ट में जो अपना सोवियत यूनियन है, सोवियत यूनियन 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया था, मतलब विभाजित हो गया था। जैसे भारत और पाकिस्तान, ठीक है, दोनों भारत पाकिस्तान एक साथ ही थे, 1947 में विभाजित हो गए। पाकिस्तान, एक ईस्ट पाकिस्तान एक वेस्ट पाकिस्तान बन गया। फिर बांग्लादेश वॉर जब हुआ तो फिर क्या हो गया, 3 भाग में, जो पाकिस्तान को भी 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया। उसी तरह से वहां पे भी सोवियत यूनियन एक यूनियन था जिसमें कि 15 कंट्री टोटल थे और 1991 में विभाजन हो गया, सब लोग अलग अलग हो गए। उसमें जो सबसे जो डोमिनेंट था वो था रशियन फेडरेशन। ठीक है, रशिया सबसे डोमिनेंट था, जो आज का रशिया को आप जानते हैं। ठीक है, तो इनका जो समूह था वो वॉर्सो पैक्ट किया था कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो 1991 में जब डिसइंटीग्रेट हो गया तो उसके बाद सिर्फ बच कौन गया, नाटो, नो वन एल्स। उसके अगेंस्ट भी कुछ और नहीं रहा, सिर्फ नाटो रहा। नाटो आज भी कंटिन्यू रह रहा है और धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, तो नाटो हमने बता दिया आपको। अब यूरोपियन यूनियन क्या है, तो यूरोप जो है बहुत सारे कंट्री हैं, सब कंट्री, बहुत सारे कंट्री केम टुगेदर, आए और एक यूनियन बनाया, जिससे कि उनका इकोनॉमिक पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी, ये सब चीज में एक सहभागिता रहे, एक कोलैबोरेशन रहे। ठीक है, उसके लिए बनाया गया। अभी तक यूक्रेन पार्ट नहीं है, लेकिन चाहती है यूक्रेन कि हम उसका पार्ट बने। ठीक है, तो ये दोनों चीज मैंने आपको बहुत ही सिंपल टाइप से बता दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग को यह समझना जरूरी है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। फाइन, तो मैं एक चीज बता दूं कि सबसे पहले यूक्रेन है कहां, वर्ल्ड में कहां पे यूक्रेन है। तो देखिए, रशिया है, ये है रशिया आपका। ठीक है, ये पोर्शन आता है यूक्रेन का। ठीक है, इस पोर्शन को कहते हैं यूक्रेन। ठीक है, और ये जो रीजन आप देख रहे हैं, ये मैप यहां पे भी है, देखिए ध्यान दीजिएगा। ये जो रीजन येलो कलर में इस साइड देख रहे हैं, इसको बोलते हैं डॉनबस रीजन। क्या रीजन बोलते हैं, डॉनबस रीजन। डॉनबस रीजन में 2 प्रोविंस आता है, आप कह सकते हो। ये दोनों प्रोविंस आप देख सकते हैं। ठीक है, लुहांस्क एक प्रोविंस है, ठीक है, और डोनेस्क दूसरी प्रोविंस है। अब यहां पे जो है मेजॉरिटी पीपल जो है वो रशियन स्पीकिंग है। रशिया का जो संस्कृति जो है, रशिया का जो बोली है वो फॉलो करते हैं, रशियन स्पीकिंग पीपल है, प्रो रशियन पीपल है। ठीक है, ये एक रीजन ऑलवेज ही कंट्रोवर्सी में रहा है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, उसके बारे में भी बताएंगे आगे चल के। ठीक है, तो अब यहां पे क्या है कि रिसेंटली कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे अधिक आर्मी का डिप्लॉयमेंट हुआ है अभी के टाइम में। 1 लाख से अधिक आर्मी का डिप्लॉयमेंट हो गया है। ये रीजन रशिया का है। जितना भी रेड आप देख रहे हो, ये देखो क्रीमिया हो गया, इधर जितना भी देख रहे हो, ये सब रशियन मिलिट्री है। ठीक है, पहले इसी साइड थे, ये डॉनबस रीजन जो है, ठीक है, इस साइड में ही सिर्फ थे, उतना इधर नहीं डिप्लॉयमेंट किया था। लेकिन अब ये नदर्न साइड भी फुल डिप्लॉयमेंट कर दिया है। मतलब कि रशिया पूरी तरह से मूड में है कि अगर हो तो लड़ाई कर लेना है, इन्वेड कर देना है और यूक्रेन को रशिया का पार्ट बना देना है, ऐसा थिंकिंग है। तो ये याद रखिए, बहुत लोग हंसेंगे यहां पे कि आज के जमाने में न्यूक्लियर वेपन सबके पास है, अमेरिका का सपोर्ट है। क्या ऐसा कर सकती है क्या? तो डेफिनेटली कर सकती है। अमेरिका 2014 में इन्वेड किया था इस एरिया को, ये देखिए क्रीमिया लिखा है। ठीक है, 2014 मार्च में इन्वेड करके ये पोर्शन को रशिया ने अपने में मिला लिया है। ठीक है, तो ये चीज जो आप ध्यान रखिएगा, तो उसने बोला है तो ये हो भी सकता है, ऐसा नहीं है किसी दिस आर वर्ड ऑफ वर्ड्स।
सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है कि हमने किसी पे आरोप लगाया, किसी और ने हमारे पे आरोप लगाया। यह है कि भाई लड़ाई सही में हो सकती है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एक तस्वीर बड़ा फेमस हुआ है रिसेंटली। व्लादिमीर पुतिन है और ये मैक्रोन है, मैक्रोन सॉरी मैक्रोन है। अब देखिए ये 4.5 फीट का टेबल है, इतना डिस्टेंस पे बैठे हैं, धीरे से बोलेंगे तो शायद ये सुन भी ना पाए। तो ये बड़ा मेम इसका चल रहा है सोशल मीडिया में, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो इतना डिस्टेंस पे क्यों बैठा, एक सवाल ये है। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि मैक्रोन को पुतिन ने कहा कि भाई तुम कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करो। ठीक है, तो इन्होंने कोविड प्रोटोकॉल बोला कि नहीं फॉलो करेंगे। तो बोला इसने चलो भाई लंबा सा डिस्टेंस ही कर लेते हैं कि कोविड यहां से यहां तक फैले ही नहीं। इनको बड़ा मोहब्बत है अपना, इससे होना भी चाहिए। ठीक है, तो फ्रांस के प्रेसिडेंट वहां गए हैं, रशियन प्रेसिडेंट से मिले हैं और इसका सॉल्यूशन ढूंढ रही है। सॉल्यूशन जो भाई वो तुम इन्वेड मत करो। ठीक है, इस तरह से बातें चल रही है। तो मैं बताता हूं कि ये लोग जो है कि पीस प्रोसेस क्यों चाहती है कि पीस आ जाए। इस बिना कोई इंटरेस्ट का कोई करता ही नहीं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक चीज कहा जाता है, नो वन इज योर परमानेंट फ्रेंड, नो वन इज योर परमानेंट एनिमी, ओनली इंटरेस्ट इज परमानेंट। ठीक है, पहले अमेरिका का भारत से संबंध अच्छा नहीं था, पाकिस्तान से संबंध अच्छा था। अब जो है कि पाकिस्तान से संबंध एवरेज है, भारत से संबंध बहुत अच्छा हो गया है। तो एनिमी कोई नहीं होता है परमानेंट। ठीक है, इंटरेस्ट परमानेंट होता है। अमेरिका को लगा कि मेरा इंटरेस्ट को इंडिया सर्व करता है, तो भाई चलो इंडिया को फ्रेंड बना लेते हैं। ठीक है, तो ये पॉलिसी चलता है। तो अभी ये लोग करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है जो अलाइंड है। अब वो इंटरेस्ट क्या है वो समझना पड़ेगा। तो देखिए अभी बहुत सारे वहां पे हैं। इनफैक्ट जर्मनी में जो आपका वहां के जो एडमिरल थे, नेवी के चीफ जो थे, उन्होंने कमेंट दिया कि जो व्लादिमीर पुतिन है उनको लोग रेस्पेक्ट करें और इनका जो कंसर्न है वो जेन्युइन कंसर्न है। उसके बाद इतना पॉलिटिकल प्रेशर पड़ा कि उनको एडमिरल को रेजिग्नेशन देना पड़ा अपने पोजीशन से। तो जर्मनी का क्या सिचुएशन है? तो जर्मनी कह रही है कि भाई हम डायरेक्टली मिलिट्री सपोर्ट नहीं करेंगे, दो वी आर पार्ट ऑफ नेटो, बट वी विल नॉट डायरेक्टली सपोर्ट देम मैन और मटेरियल में। हम बोला कि हम लोग सपोर्ट किस में कर सकते हैं, तो हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज जो है अगर युद्ध हुआ तो हम वो तरह का प्रोवाइड करेंगे। फ्रांस का भी वो डिप्लोमेटिकली ही चाह रहा है कि सॉल्व हो जाए, लड़ाई झगड़ा करके फायदा नहीं है। ठीक है, ये सिचुएशन है। अब देखिए कि ऐसा क्यों वो लोग चाह रही है, जबकि ब्रिटेन नहीं, ब्रिटेन याद रखिए, ब्रिटेन जो है वो चाहती है कि भाई लड़ाई होना है तो हो जाओ, वो भी डायरेक्टली धमकी दे रही है। तो यहां पे एक चीज मैं बता दूं कि दिसंबर के महीने में जब व्लादिमीर पुतिन की बात हुई थी, जो जर्मन चांसलर से या फिर मैक्रन से, आयरलैंड के जो हैं उनसे भी बात हुई थी, हेड से, बोरिस जॉनसन से भी बात हुई थी, तो उन्होंने एक बहुत क्लियरली एक मैसेज दिया था। ठीक है, कि मुझे लिखित रूप से इन रिटर्न अगर मिलता है गारंटी, तब तो हम वहां से अपना ट्रूप्स को पीछे कर लेंगे, नहीं तो पीछे नहीं करेंगे। ठीक है, ये उन्होंने क्लियर कर दिया। मैक्रोन से जो बातचीत हुई उसका भी परिणाम कल जो निकला, क्या वो यही निकला। अब देखते हैं एग्जैक्टली ये लोग क्यों चाह रही है कि इससे पीस। इतना थोड़ी है कि पुतिन साहब से बहुत मोहब्बत है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अब यहां पे मेन गेम है। देखिए यूरोप जो है वो बहुत डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है। वेस्टर्न यूरोप, पर्टिकुलरली ईस्टर्न यूरोप का बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, वो उनको बहुत हाई डिग्री ऑफ एनर्जी चाहिए। ठीक है, एनर्जी बहुत चाहिए जिससे कि वो अपना इकोनॉमी को चला पाए। एनर्जी में नेचुरल गैस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और देखिए ये जो कंट्री है उनका डिपेंडेंस कितना है एज फार एज एनर्जी इज कंसर्न ऑन रशिया। रशियन एनर्जी पे कितना ज्यादा डिपेंडेंसी है वो आप देख सकते हैं। नॉर्थ मैसिडोनिया 100% डिपेंडेंसी, फिनलैंड 94%, बुल्गारिया 77%, स्लोवाकिया 70%, जर्मनी 49%, 50% के आसपास है, इटली 46%, पोलैंड 40%, फ्रांस 24%। अभी रिसेंटली
रिसेंटली नहीं हो गया, पेरिस कॉन्फ्रेंस के टाइम में ही हुआ था। तो उसमें जर्मनी ने डिक्लेयर किया कि हम लोग कंप्लीटली न्यूक्लियर फ्री कर लेंगे अपने आप को 2040 तक, और हम पूरा ग्रीन, ये जितना भी न्यूक्लियर है, कोल है, सबसे मूव करके हम लोग कहां चले जाएंगे, आपको ग्रीन एनर्जी सोर्स पे चले जाएंगे। और नेचुरल गैस एक ग्रीन एनर्जी सोर्स कह सकते हैं आप। फाइन। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि एनर्जी डिपेंडेंस उन पे बहुत ज्यादा है। यूरोप का एनर्जी डिपेंडेंस किस पे, आपको जर्मनी पे, रशिया पे बहुत ज्यादा है। अब इसी को कि अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले अमेरिका ने एक एग्रीमेंट साइन की कतर से, ठीक है, कतर से साइन की, कतर से को एक स्टेटस दिया, मेजर नॉन नेटो एलाई, मेजर नॉन नेटो एलाई का एक स्टेटस दिया। और कतर को कन्विंस, कतर के पास भी बहुत गैस है, ठीक है, कतर को कन्विंस किया कि आप जो है कि सस्ते में गैस बेचो, यूरोप को, जर्मनी को दो, फ्रांस को दो, बहुत डिपेंडेंट है उस पे, रशिया पे, और रशिया से अमेरिका कभी पटता नहीं है, ये सब लोग जानता है, ठीक है। तो उसको कन्विंस किया कि भाई तुम क्या करो, दे दो सस्ते में। लेकिन सस्ते में दे तो देंगे पहली बात, लेकिन क्या गारंटी है कि ये जो कंट्री है, वहां वाली जो कंट्री है, वहां का जो कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनी को हम बेचेंगे, वो किसी और कंट्री को ना बेच दे, ठीक है। तो ये एक अरेंजमेंट करने की कोशिश किया जा रहा है ताकि इनका जो यूरोपियन कंट्रीज है, उनका जो डिपेंडेंस है रशिया पे, एज फार एज एनर्जी इज कंसर्न, उसको रिड्यूस किया जा सके, कम किया जा सके। अब ये फ्यूचर की बात है कि कितना सक्सेस होगा नहीं होगा, ये लंबा चलता रहता है, ठीक है। तो जितने भी जो रशियन जो भी कंट्रोवर्सी हो रहा है, इशू हो रहा है, क्राइसिस है, जो यूरोप के जो फ्रांस हो गया या जर्मनी हो गया, उनका स्टैंड जो है बहुत हद तक इस चीज पे आधारित है। क्योंकि रशिया क्या करेगा, गैस का सप्लाई हो सकता है बंद कर दे, और बहुत सारा गैस का पाइपलाइंस जो है वो यूक्रेन होके निकलता है। अब जब यूक्रेन होके अगर पाइपलाइन निकले, यूक्रेन में युद्ध चलेगा, तो पाइप क्यों नहीं डिस्ट्रक्ट हो सकता है, पाइप क्यों नहीं डिस्टर्ब हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। ओके, तो ये सब बहुत इशू है, इसीलिए कोई चाहता नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है, यहां पे इतना ज्यादा इशू हो गया, इसके कारण से आप इंडिया में भी इंपैक्ट देखते हैं कि स्टॉक मार्केट को अगर देखेंगे तो स्टॉक मार्केट बहुत नीचे चला गया है। क्यों? क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी नहीं है, कैसा होगा अगर वॉर हो गया तो कंप्लीट एंटायर यूरोप जो है उसके चपेट में आ जाएगा और कुछ भी सब्सटेंटिव नहीं निकल पाएगा, इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं होगा। वैसे ही दुनिया कोविड से बाहर निकल रही है, निकली नहीं है, निकल रही है, और वहां पे आपको फिर से लड़ाई करते हो, यूरोप का मार्केट डाउन, तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट पे होगा। तो स्टॉक मार्केट पे आप देख रहे हो असर होना चालू हो गया है इंडिया में भी। अब दूसरी चीज आती है कि भाई मेजर क्या रीजन है कि जो अपना रशिया क्यों इतना ऑब्स्टिनेट है, क्यों इतना एकदम इसमें है कि नहीं भाई छोड़ूंगा नहीं, मैं जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, ऐसा सिचुएशन में क्यों है रशिया? तो दो चीज है। एक जो पहला चीज है कि स्ट्रेटेजिक फैक्टर है, डिफेंस का फैक्टर है। उनको अपना जो है, जो डिफेंस है जो रशिया का, वो खुद कुछ क्वेश्चनेबल हो जाएगा अगर यूरोपियन यूनियन या फिर नेटो, पर्टिकुलरली नेटो अगर यूक्रेन ज्वाइन कर लेती है तो, ठीक है। बहुत क्यों होगा मैं आगे बताऊंगा। दूसरा है कल्चरल फैक्टर कि जो रशिया है और यूक्रेन है एक कल्चरल हिस्ट्री शेयर करता है, ठीक है, तो उसके कारण से भी। तो देखिए रिसेंटली ये 21 जुलाई 2021 का ये एक प्रेसिडेंट पुतिन ने एक लेख लिखा, एक कॉलम लिखा ऑन द हिस्टोरिकल यूनिटी ऑफ रशियंस एंड यूक्रेनियंस। क्यों लिखा? बहुत लोग यूक्रेनियन साइड से बोल रहे हैं कि हिपोक्रेसी है व्लादिमीर पुतिन का, और रशियन कह रहे हैं कि नहीं दोनों कल्चरल सेम है। तो वो एक इवोक जो है करना चाह रहा है कल्चरल सेंटीमेंट, इसीलिए ऐसा लिखा। ये डायरेक्टली वेबसाइट से लिया गया, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया से आर्टिकल है, आप पूरा आर्टिकल चाहें तो वहां पे पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो को, कोई भी वीडियो बनाने में बड़ा ही जोर लगता है, बहुत रिसर्च वर्क करना होता है, तो आप लोग प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है।
और कमेंट करें। अगर कोई सवाल पूछने हो, आपको कुछ चाहिए और जानकारी चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर दैट। फाइन। तो चलिए, ये दोनों चीज मेजर मुद्दा है। तो पहले डिफेंस को देखते हैं क्या है। तो ये देखिए दोनों तस्वीर है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ये यूरोपियन यूनियन की तस्वीर है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन की तस्वीर है, और ये जो है वो नेटो का है, ठीक है। अब देखिए यूरोपियन यूनियन में पहले देखिए, ये है रशिया आपका, ठीक है, ये है आपको जो दिख रहा है रशिया है। फाइन। अब देखिए इसमें से मेंबर जो हैं सब हैं, फिनलैंड, स्वीडन, एस्टोनिया, लथीविया, लुथेनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, इसके जितने भी बॉर्डर कंट्री हैं, टर्की, ये सब आपके यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं। नहीं है मेंबर कौन? यूक्रेन। ये देखो यहां पे, और यूक्रेन जो है, अगर आप वहां पे देखें जो ज्योग्राफिकल साइज में, तो यूक्रेन वहां का आपको फर्स्ट सबसे बड़ा कंट्री ज्योग्राफिकल साइज के अनुसार है, ठीक है। तो अगर ये भी अगर मान के चलो यूरोपियन यूनियन के फोल्ड में आ गया, मतलब यूरोपियन यूनियन तुम्हारे बॉर्डर पे आ गया, ध्यान रखिएगा। चलो यूरोपियन यूनियन से भी उतना दिक्कत नहीं है, दिक्कत मेजर है नेटो से। नेटो को आप देखिए, ये है यूक्रेन, ठीक है, और ये है आपका रशिया। देखो यहां पे है, ये है पूरा, ठीक है। ब्लू जितना दिख रहा है, ब्लू जितना दिख रहा है आपको, सब है नेटो। और अगर नेटो ने अगर ये जो पोर्शन हो गया, ये यूक्रेन है अपना, ठीक है, और यूक्रेन भी अगर नेटो में आ गया, तो अब तो इसके बिल्कुल पड़ोस में आ गया। तो इस साइड, वेस्टर्न साइड से तो आपने पूरा, नेटो ने एक तरह से घेर रखा है रशिया को। ईस्टर्न साइड में भी अगर जाएंगे, ठीक है, उस साइड कौन है? जापान है, ठीक है। तो जापान भी एक इंपॉर्टेंट एलाई है। तो चारों तरफ से क्या हो जाता है? घिर जाते हैं आप। तो चारों तरफ से अगर आपको कोई घेरने का कोशिश करता है, तो घबराहट तो आपको होगी ही, ठीक है। और सिक्योरिटी थ्रेट है, युद्ध तो कभी भी हो सकता है, फ्यूचर में कोई नहीं जानता है, हो सकता है आज हो जाए, हो सकता है फ्यूचर में हो जाए, वी डोंट नो इट। तो इन दैट सेंस किसी को भी अधिकार होता है कि भाई अपना रक्षा कर सके। तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है कि यूक्रेन नाटो का मेंबर ना बने, ठीक है। इसीलिए वो जो पुतिन है वो धमकी दिया है कि अगर ज्यादा इधर उधर करोगे तो भैया तुमको अपने में मिला लेंगे, में इन्वेड कर लेंगे। तो ये हो गया सिक्योरिटी डायमेंशन कि रशिया क्यों ऐसा कर रही है, ठीक है। दूसरा एक चीज है कि आपका, मैंने पहले ही बता दिया कि कल्चरल हिस्ट्री बहुत सेम है। और एक अगर जो पहले का स्लाइड अगर आप देखें, तो हमने बोला था कि ये जो एरिया है, ये रशियन स्पीकिंग एरिया है। ईस्टर्न यूक्रेन इज रशियन स्पीकिंग पीपल, रशिया का बहुत लोग वहां पे हैं। और पुतिन ने एक बार बहुत पहले भी कहा था कि जो 1991 जो इन डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर वाज अ ह्यूमन डिजास्टर, ह्यूमन डिजास्टर कहा। क्यों कहा? क्योंकि उनके अनुसार 2.5 करोड़ लोग, ठीक है, जो रशिया से संबंध रखते थे, वो बेघर हो गए, इधर उधर कहीं ना कहीं चले गए, ठीक है। तो ये सब कहानी कल्चरली वहां से इंटीग्रेटेड है। और अगर आप देखेंगे तो लोगों, उनका खाने का हैबिट, उनको जो जैसा दिखते हैं वो लोग सेम टाइप दिखते हैं, खाने का भी सेम है, कल्चर भी सेम है, लैंग्वेज, सब चीज सेम है, ठीक है। कस्टम, कुजीन का सब चीज, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। तो वो एक कल्चरल ये है, ठीक है। ये है दूसरा सिक्योरिटी थ्रेट। चलिए अब देखिए, अगर हमें समझना होगा और गहराई में कि भाई ये क्या मामला है, तो पूरा इशू को आप 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। समझना है तो 3 भाग में डिवाइड करके समझना होगा। एक जो है कि हिस्टोरिकल रिलेशन जो अमेरिका और यूक्रेन और रशिया के बीच में क्या है। दूसरा है कि ईस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ नेटो, नाटो क्या है, धीरे 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 कहां आ रही है? रशिया के बॉर्डर्स तक पहुंच रही है। और इस तरह का मिलिट्री अलायंस जो है, सिक्योरिटी अलायंस जो बनाया है इन्होंने, अगर और पहुंच जाए आपके दरवाजे तक, खतरा तो डेफिनेटली है, आप समझ रहे हैं, ठीक है। और थर्ड चीज कह सकते हैं कि पिछले 10 साल में आखिर क्या हुआ है कि आज ये नौबत आ गई है कि ओपनली इन्वेड करने का धमकी दिया जा रहा है। और जो पूरा एरिया को देख ले तो अभी तक का 1947 के बाद सबसे हाईएस्ट
आर्मी का डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन सबको लेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा हिस्टोरिकल फैक्टर देखते हैं। तो देखिए 1991, ठीक है, उस टाइम से एक सोवरीन ऑटोनमस सोवरीन कंट्री रशिया और आपको यूक्रेन बन गया यूएसएसआर से अलग। ठीक है, उस टाइम में अलग हो गया। लेकिन उससे पहले अगर देखें तो इन एंड आउट वो होते रहा है। कभी जार, ये है जार का रिजीम था। ठीक है, तो जार जब थे तो जार भी बहुत एक्सटेंसिव पार्ट जो था वो यूक्रेन का जार के रिजीम में था। ठीक है, फिर बीच में थोड़े दिन के लिए इंडिपेंडेंट हो गए। उसके बाद फिर जब व्लादिमीर लेनिन पावर में आए 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ। तो रशियन रिवॉल्यूशनरी आर्मी ने पहले रशिया में रिवॉल्यूशन लाया, चेंज लाया, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन। कार्ल मार्क्स के सबसे बड़े एक तरह से कहो तो कार्ल मार्क्स का जो आइडिया था, कार्ल मार्क्स ने आइडिया दिया था, इन्होंने उनको इंप्लीमेंट किया। थोड़े बहुत दोनों में चेंजेस हैं लेकिन इन्होंने इंप्लीमेंट किया। तो व्लादिमीर पुतिन जो लेनिन थे, इन्होंने फिर क्या किया, इनका जो रेड आर्मी था वो इन्वेट करके उनको फिर अपने इसमें मिला लिया। और जब सोवियत बना तो सोवियत में तो 15 कंट्री टोटल में थे। ठीक है, तो एक हिस्ट्री दोनों में रहा है, दोनों एक साथ रहे हैं। और कहीं कहीं हिस्ट्री अच्छा शेयर नहीं भी करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब मैं मान लो कि इंडिया है, इंडिया और ब्रिटेन, ठीक है, तो ब्रिटेन के साथ हमारा हिस्ट्री बहुत अच्छा नहीं रहा है। आज के डेट में वी शेयर ए गुड रिलेशनशिप विथ ब्रिटेन एंड मेनी ऑफ द इंडियन पीपल आर लिविंग इन ब्रिटेन। ठीक है, when so many people are living in that country and we share a good relation right now, but historically if you see तो वो अच्छा रिलेशन नहीं था हमारा। हमारे पे 200 साल राज किया तो भाई अंदर तो चुभती तो है ना। भगत सिंह के बारे में बात होता है तो दुख तो होता है ना, चंद्रशेखर आजाद के बारे में बात होती है, दुख तो होता है ना कि ब्रिटिशर्स ने किया ये चीज। तो कोई कभी किसी पे रूल किया हो, मुझ पे रूल नहीं किया, मेरे पिताजी पे भी रूल नहीं किया, लेकिन मेरे दादाजी पे रूल किया था वो। तो ये सब चीज जो है कि गहरा चीज रहता है, गहरा चोट लगता है। तो बहुत लोग जो है कल्चर शेयर करते हैं, फिर भी थोड़ा दिल से एक तरह से आप कहो तो मनमुटाव टाइप फीलिंग है। तो हिस्टोरिकल एक फैक्टर बहुत ज्यादा है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरा ये चीज है कि नाटो का आप देखो, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। 1989 में बर्लिन का वॉल था, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, हिटलर ने सुइसाइड कर लिया, अमेरिकन और ये लोग जो जितने थे रशियन, ये लोग जीत हुआ इनका, जर्मनी इटली इनका हार हुआ, फाइन। तो उस टाइम में जर्मनी को डिवीजन पे बात हुआ, एक थे साइड रशिया था, एक साइड अमेरिका था कि भाई क्या होगा। तो होगा क्या, तो बाद में क्या किया गया कि भाई बर्लिन जो है ना उसको आधा आधा बांट लो, ईस्ट बर्लिन वेस्ट बर्लिन, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी का। तो एक वॉल लंबा सा बना दिया जो कि डिवाइड करता था बर्लिन के शहर को। तो 1989 में बर्लिन का वॉल डिमोलिश कर दिया गया। ठीक है, उस टाइम में ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उस टाइम में जो सेक्रेटरी थे यूएसएसआर के वो थे मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, और इस साइड से जो अपने अमेरिका की तरफ से जो प्रेसिडेंट थे रेगन थे, तो उनके बीच में एक मौखिक समझौता हुआ, जिसको कि पेपर पे कभी नहीं लिखा गया, लेकिन बातचीत दोनों ने किया, एग्रीमेंट किया। कि एग्रीमेंट में क्या था, एग्रीमेंट में था कि नाटो ईस्टवर्ड साइड मूव नहीं करेगी, जर्मनी के बियॉन्ड जो है अभी जितना हो गया है उसके बियॉन्ड हम नहीं जाएंगे, अपना इस चीजों को एक्सपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, अब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया 1991 में। तो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, फिर रशिया जो था उसका एक तरह से कहो सबसे पावरफुल एलिमेंट रशिया ही था। तो रशिया आपको ये था, तो रशियन जो गवर्नमेंट है उनका ये कहना है कि चलो लिखित रूप से नहीं हुआ लेकिन मौखिक रूप से हुआ था, तो जो एग्रीमेंट है उसको तुम क्या करो, सपोर्ट, उसको तुम इंप्लीमेंट करो। ईस्टवर्ड क्यों आ रहे हो? तो देखो जब उस टाइम में हुआ तो 1999 मतलब 10 साल बाद उस मौखिक रूप से जो बात हुआ था प्रेसिडेंट्स में, तो उसके 10 साल बाद उन्होंने पहला एक्सपेंशन करना शुरू किया। पहला एक्सपेंड किया पोलैंड और चेक रिपब्लिक और हंगरी, इसको नाटो का मेंबर बनाया। उसके बाद 2004
से 9 के बीच में, ये वेव 2 बोलो आप इसको, ठीक है, दिस इज वेव 2। उसमें बुल्गारिया, एस्टोनिया, लटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, ठीक है, स्लोवेनिया, अल्बानिया, क्रोएशिया, ठीक है, ये सब जो है नाटो के मेंबर बन गए। उसके बाद 2017-2020 के बीच में देखो तो मॉन्टेनिग्रो एंड नॉर्थ मैसेडोनिया जो है वो भी नाटो का मेंबर बन गया। तो नाटो जो है उसको बोला ईस्टवर्ड मत बढ़ो, लेकिन ये ईस्टवर्ड बढ़ने लगा। अमेरिका भी यहां धोखेबाज है, उसने कहा कि भाई कहां है पेपर दिखाओ, हमने बोला तो पेपर दिखाओ तब तो हम माने जो हम ईस्टवर्ड नहीं बढ़ेंगे। दूसरा चीज कि अगर कुछ लोग बोलते हैं कि चलो हाँ बोला लेकिन एग्रीमेंट यूएसएसआर के साथ हुआ था, रशिया के साथ नहीं हुआ था, यूएसएसआर ही नहीं रहा तो हम लोग एग्रीमेंट क्यों फॉलो करेंगे? ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बात तो सही कह रहा है टेक्निकल ग्राउंड पे अगर बात करें, लेकिन अगर आप देखो कि नॉर्थवर्ड मूवमेंट उसको परेशानी क्या हो रहा है। अब यूएसएसआर देखो तो टोटल हमने क्या कहा 15 कंट्री थे, तो ये यूएसएसआर है, ठीक है, यहां 4, 8, 9, 3, 10 ये सब है, ठीक है। अब इस मैप को देखो और इस मैप को देखो थोड़ा, ये रशिया हो गया इस साइड का, ठीक है। अब देखो रशिया के सराउंडिंग में जितना ये सब जो था, ठीक है, ये सब कंट्री जो आपके हैं वो यूएसएसआर के पार्ट थे और आज के डेट में वो मैक्सिमम बहुत लोग उसमें से नाटो के मेंबर बन गए। कम्युनिस्ट कंट्री थे, नाउ दे आर नाटो मेंबर, ठीक है। तो इससे 2-3 चीज हुआ है कि एक तो है कि रशियन जो यूक्रेनियन जो पॉपुलेशन है वो भी चाहती है, पॉपुलेशन के बारे में बात करो, वो भी बहुत लोग चाहते हैं कि हम लोग ईयू में चले जाएं या हम लोग नाटो के पार्ट बन जाए। हमने बोला 53% लोग चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि वो लोग थोड़ा जो अमेरिकन हैं या जो वेस्टर्न वैल्यू वाले हैं, लिबरल वैल्यू वाले हैं, उनका रहना या जो भी है मॉडर्निटी को सिंबलाइज करता है। वहां का पॉपुलेशन भी सोचता है कि इट सिंबलाइजेस मॉडर्निटी। यूक्रेन गरीब देश है, यूक्रेन में ज्यादा कुछ नहीं है, तो मॉडर्निटी को जब वो रिप्रेजेंट करता है तो आपको लगेगा कि भाई चलो वैसा ही बन जाए, उसी के साथ पार्टी हो जाए, ठीक है। लेकिन अभी तक मेंबरशिप नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है बाद में बताऊंगा। ना नाटो की मेंबरशिप मिली है ना ईयू की मेंबरशिप मिली है। दोनों ही यूक्रेन को खेल रहा है, यूक्रेन के साथ कैसे खेल रहा है आगे चल के बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गया कि नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ नाटो, पॉइंट नंबर 2 हमने बताया। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 कि पिछले 10 साल में क्या हुआ है वो जानना बहुत ही जरूरी है। तो जब यूक्रेन को देखेंगे तो यूक्रेन में दो में मतलब जो पार्टियां हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, एक जो है प्रो रशियन है, प्रो कम्युनिस्ट हैं, और एक जो है कि प्रो वेस्ट है, मतलब कि यूरोप की तरफ, वेस्टर्न यूरोप की तरफ, अमेरिका की तरफ फेवर ज्यादा है, ठीक है। तो 3 प्रेसिडेंट हुए। अभी जो प्रेसिडेंट है वो है जेलेंस्की, ठीक है। ये बहुत कुछ दिन पहले फेमस भी थे, एक कॉमेडियन है, ये कॉमेडी करते थे और प्रेसिडेंट बन गए, वो है। तो अब देखो रशिया के साथ ही और यूक्रेन का ऐसा सिचुएशन हो गया कि कभी कभी आप अच्छे से देखोगे तो लगेगा कि कॉमेडी चल रहा है, ठीक है। तो जेलेंस्की अभी प्रेसिडेंट है। उससे पहले क्या था? तो पेट्रो पोरोशेंको 2004 से 2019 तक थे, और उससे पहले 2010 से 2014 तक जो थे वो विक्टर यानुकोविच थे, ठीक है। अब इनके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे कि विक्टर यानुकोविच का क्या ऐसा मामला था, क्या उसने कर दिया कि जो सेंटीमेंट खराब हो गया या जो भी हुआ। तो देखिए, बिफोर आई डिस्कस यानुकोविच, उससे पहले थोड़ा बताना जरूरी है कि 1991 के बाद जब डिसइंटीग्रेट हो गई सोवियत यूनियन, कैसे यूरोपियन कंट्री के साथ वो मिलना चाहा, नेटो के साथ जुड़ना चाहा यूक्रेन, ये भी समझना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि जब 1991 ये हुआ तो न्यूक्लियर वेपन बहुत था, यूक्रेन के पास भी था, रशिया के पास भी था, और भी दूसरे लोगों के पास था। तो भाई बहुत कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन हो वो अच्छी बात नहीं है। तो ये एग्रीमेंट हुआ कि रशिया और यूक्रेन और अमेरिका के बीच में 1994 में कि इस जो न्यूक्लियर वेपन है उसको डिसमेंटल कर दिया जाए, ठीक है। तो डिसमेंटलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अभी के टाइम में एक भी नहीं है। अभी जो बंकर्स बनाए गए थे वो उसमें बहुत कोई
क्रिप्टो कॉइन माइनिंग करते हैं। फाइन, क्रिप्टो कॉइन पे एक हमने वीडियो भी बनाया है, अगर आप चाहें तो नीचे है, आप देख सकते हैं, कंप्लीट डिटेल है क्रिप्टो में करेंसी के बारे में। ठीक है, चलिए, तो वहां से सबसे पहले एक तरह से कह सकते हैं कि एक यूक्रेन और वेस्ट अमेरिका के बीच में एक तरह से बातचीत होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, फिर 1997 में, ठीक है, नाटो और यूक्रेन के बीच में एक पार्टनरशिप हुआ। मेंबरशिप का पार्टनरशिप नहीं हुआ, लेकिन एक पार्टनरशिप हुआ। ठीक है, चलो दूसरा लेवल पार कर लिया 1997 में। 2003 में अमेरिका ने अटैक किया था। ठीक है, अमेरिका मतलब कंप्लीट नाटो ने अटैक किया था कहां पे? इराक में। यूक्रेन मेंबर नहीं था, लेकिन यूक्रेन ने भी बहुत सारे थाउजेंड्स के संख्या में अपने आर्मी भेजे। कहां पे? इराक में। किसके फेवर में लड़ाई कर रहा था? नाटो के फेवर में। मेंबर नहीं है, लेकिन देखो भेज रहा है। ठीक है, तो भेज रहा है, और तो मतलब कंप्लीटली सपोर्ट कर रहे हो। और तो अब रशिया देख रहा था सब चीज, अच्छा समझ में आ रहा है मेरे को क्या चल रहा है। ठीक है, चलो, उसके बाद 2008 में फर्स्ट टाइम नेटो ने बोला कि जो इनका जो जॉर्जिया और यूक्रेन के बारे में बोला कि इनका जो एस्पिरेशन है, इनका जो इंटरेस्ट है नाटो का मेंबर बनने में, हम उसको वेलकम करते हैं। यह है 2008 का बात। ठीक है, मतलब इससे पहले भी ये लोग कोशिश किए हैं। अब क्या होगा 2010 के बाद, यह बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको जानिए। अब देखिए, ये भाई साहब आ गए। ये जो व्यक्ति है वो रशिया के तरफ थोड़ा इंक्लाइंड है, ध्यान रखिएगा। ये व्यक्ति है रशिया की तरफ थोड़ा इंक्लाइंड है। ये दोनों व्यक्ति जो है वो प्रो वेस्ट है, यूरोपियन यूनियन या नाटो की तरफ वो थोड़ा इंक्लाइंड है। ठीक है, तो विक्टर यानुकोविच 2010 से 2014 में आया। तो सबसे पहले जब वो आए तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाने का कोशिश किया, संविधान में परिवर्तन। जिस संविधान में परिवर्तन से जो प्रेसिडेंट है उसका पावर बढ़ जाता और प्रेसिडेंट का रिमूवल इजी नहीं होता। ठीक है, तो चलो वो लाया तो लोगों का सेंटिमेंट जो है वो खराब हो गया कि तुम भाई रूल जो करना चाहते हो रशियन स्टाइल में रूल करना चाहते हो, जो प्रोसेस है उसको रहने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन ये भी बंदा सोचा कि भाई हम अपना पावर बढ़ा लेते हैं, चलो ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला, थोड़ा प्रो वो है। 2010 में विक्टर ने एक एग्रीमेंट साइन की रशिया से। उस टाइम में रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन नहीं थे, रशिया के प्राइम मिनिस्टर थे पुतिन, और जो प्रेसिडेंट जो थे वो थे आपके दिमित्री मेदवेदेव उस टाइम के प्रेसिडेंट थे। तो अग्रीमेंट साइन हुआ, लेकिन दिमित्री मेदवेदेव प्रेसिडेंट था, लेकिन चला कंट्री को पुतिन ही रहा था। ठीक है, तो फिर इन्होंने उनसे साइन की अग्रीमेंट जो साइन की, तो अग्रीमेंट में जो ब्लैक सी है, ठीक है, नीचे अगर आप देखेंगे, इसमें कहां दिखेगा, मतलब ब्लैक सी जो है आपका वो होगा समवट अराउंड यहां पे। ठीक है, ये एरिया, फाइन, वो एरिया ब्लैक सी का एरिया है। तो ब्लैक सी में एक अग्रीमेंट ब्लैक सी को लिया कि ब्लैक सी में जो भी पोर्ट हैं उसको नेवी पर्पस से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एक्सटेंड किया उस लीज को 25 और साल के लिए। 2017 पहले भी एक लीज थी, उस लीज को क्या किया, बढ़ाया। 2017 में एक्सपायर होने वाला था, उस लीज को बढ़ा के 2047 कर दिया। ठीक है, चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब तो जब 1991 में जब रशिया यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था, तो उस टाइम में चार चीज थी जो कि इंपॉर्टेंट था दोनों के बीच में। एक था कि न्यूक्लियर वेपन दोनों के पास था, रशिया और यूक्रेन का, उसका क्या करें, एक वो सवाल था बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा सवाल था कि ये जो ब्लैक सी के पे जो नेवी है, यूटिलिटी ऑफ ब्लैक सी है, उसके बारे में क्या करें, वो था। तीसरा जो था कि बहुत जो कर्ज था, ठीक है, एनर्जी रिलेटेड या और भी कोई चीज, उसको कैसे हम दोनों मैनेज करें। और थर्ड जो था क्रीमिया पेनिनसुला का क्या होगा। तो जो मैंने सेकंड वाली बात बोली, ब्लैक सी वाली बात, तो उसी टाइम में एग्रीमेंट साइन किया गया था जो कि 2017 में एक्सपायर होना था कि भाई
यूज करेगा रशिया, ठीक है। तो वही एग्रीमेंट को और बढ़ा दिया गया, 2047 तक कर दिया गया। अब ये जैसे ही किया विक्टर ने, वहां पे हंगामा मच गया कि भाई ये कंप्लीटली प्रो तुम्हारा ये है, रशिया है, रशिया को तो ऐसे ही थ्रो अवे चीजों में दे रहा है ये। हंगामा मच गया बहुत ज्यादा। और उस टाइम में फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद 2010 में साइन किया गया था, और 2012 में क्या हुआ, उनके पास हैवी करप्शन चार्ज लगा कि विक्टर चोर है, ऐसा चला। बहुत सारे न्यूज़पेपर ने लिखे, बहुत सारा रिपोर्ट आया, विक्टर खुद और खुद की बीवी, पत्नी, भाई बहन, जितने रिश्तेदार हैं सबको करोड़पति अरबपति बनाया जा रहा है। करप्शन चार्ज लग गया। तो पहले से सेंटीमेंट खराब, पहले तुमने प्रेसिडेंट वाला चीज को चेंज करना चाहा, दूसरा तुमने करना चाहा रशिया के साथ डील कर लिया, वो भी इतना भयंकर डील, और थर्ड चीज तुम पे करप्शन चार्ज लगा। तो भाई इनको डर हो गया, कहीं मैं देने चला जाऊं। सो 2013 में उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है। 2013 में एग्रीमेंट साइन किया, ईयू इंटीग्रेशन एसोसिएशन डील, कि भाई ईयू के साथ इंटीग्रेट कर लेते, क्योंकि 53% लोग तो चाह रहे हैं ना अभी भी 2017 में। तो उन्होंने 2013 में क्या किया कि भाई बोला कि चलो ईयू के साथ डील कर लेते हैं, अपन इंटीग्रेट हो जाते हैं ईयू के साथ, ठीक है। क्यों? क्योंकि ताकि वोट बैंक पॉलिटिक्स, लोगों का सपोर्ट बरकरार रहे। ये ना सोचे कि रशियन है, कि ये स्टूप गॉड है, एकदम कोई काम का नहीं है, जो पुतिन बोलता है वही करता है, ऐसा ना आए, इसीलिए वो कर दिया, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, लेकिन उससे पहले जो वहां पे मूवमेंट एक तरह से स्टार्ट हो गया था, मूवमेंट यूक्रेन में स्टार्ट हो गया था, ठीक है। यूक्रेन में मूवमेंट स्टार्ट हुआ, बहुत ही प्रोटेस्टर्स आए अगेंस्ट विक्टर, और उनको लाठीचार्ज, गोलियां भी चली और सब चीज हुआ, दबाने की कोशिश किया गया, और लोग चार्ज हो गए, और लोग आ गए। तो एक जो ना मतलब नॉर्मल प्रोटेस्ट एक मूवमेंट की तरह बन गया, ठीक है, मूवमेंट, ठीक है। उसका मूवमेंट का नाम था यूरोमेडन मूवमेंट, ओके, मूवमेंट तरह बन गया। अब यू मूवमेंट का डिमांड क्या था? इंपीच द प्रेसिडेंट, विक्टर को इंपीच करो, हटाओ प्रेसिडेंटशिप से, ये डिमांड था, ठीक है। अब विक्टर घबरा गया, तो बोला कि चलो भाई कुछ तो करते हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ डील साइन कर लिया। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, उस पे दो कंडीशन बहुत सारे लगाए, दो मेजर कंडीशन। पहला चीज, आपको डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स थोड़े कुछ लाने पड़ेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन जो है, जिसको जेल में रखा है आपने, उसको निकालो, एक महिला थी, ठीक है, उनको निकालो बोला, ठीक। कुछ कंडीशन रखा, ठीक है, किसके? इस पे, यूक्रेन पे, फाइन। तो चलो ये तो हो गया। अब आप देखोगे इनका, चलो 2014 टू 2019 है, मतलब 5 साल है इनका, देखो तो सिर्फ 4 साल है। क्यों? क्योंकि भाई साहब विक्टर को पार्लियामेंट ने वहां पे क्या कर दिया, इंपीच कर दिया, रिमूव कर दिया जब प्रेसिडेंट, कि तुम लायक ही नहीं हो, निकलो। विक्टर वॉज इंपीच्ड। और जब पुतिन को लगा कि यार ये तो मामला गड़बड़ चल रहा है, यहां तो कुछ भी हो सकता है, तो पहले इंपीच किया, फिर नया प्रेसिडेंट पेट्रो पोरोशेंको को बनाया गया। लेकिन जो पोरोशेंको जो बने वो जून 2014 में बने, और ये चीज पता चल गया था रशियंस को, पुतिन को, कि भाई ये बंदा बनेगा और प्रो वेस्ट है ये, तो पता नहीं क्या होगा, हमने जो डील साइन किया 47 का वो भी एक्सेप्टेबल होगा नहीं होगा। तो प्रीएम्प्टिवली मार्च 2014 में क्या किया रशिया ने ये वही मूवमेंट का मैंने जो बताया वो है, रशिया ने क्या कर दिया, क्रीमिया जो एक पोर्शन है, ठीक है, क्रीमिया एक ऑटोनोमस रीजन था अंडर यूक्रेन का ही पार्ट था, लेकिन सेल्फ गवर्नेंस का इसको अधिकार था, ठीक है। अब इस पे क्या कर दिया, चढ़ाई कर दी, क्या कर दिया, चढ़ाई कर दी, अटैक कर दिया, और पूरा एरिया को कब्जा कर लिया रशिया ने। क्यों? क्योंकि ब्लैक सी एरिया में कमांड करना है, नेवी को पावर चाहिए, तो ये एरिया उसके लिए स्ट्रेटेजिकली सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। उस दिन से रशियन ही वहां पे हैं, ठीक है। बहुत हंगामा हुआ, यूक्रेन ने बोला कि इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, कैसे जाके किसी को क्या कर सकते हो। तो पुतिन ने बोला कि भाई यहां रेफरेंडम कराओ, रेफरेंडम कराया,
तो रेफरेंडम जब वहां पे हुआ तो रेफरेंडम में आपको अप्रोक्सीमेटली 93% पीपल ने बोला यस, ठीक है, और 86% वोट हुए। फाइन, 86% वोट हुए और इतने लोगों ने बोला यस कि हम रशिया के साथ रहना चाहते हैं। ऑफिशियली यही दिया गया। लेकिन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वहां के हैं जो रशिया का, उन्होंने एक बार ऐसे ही वेबसाइट पे लिखा था, जो कि किसी ने छाप भी दिया था न्यूज़पेपर वाले ने, कि एक्चुअली में जो रेफरेंडम में सिर्फ 40% लोग ही पार्टिसिपेट किए थे और 40 में से 50% मतलब 20% लोगों ने ही रशिया को सपोर्ट किया था। तो रशिया को जो रेफरेंडम कराया है वो फेक रेफरेंडम है और उस रेफरेंडम को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट नहीं करती है, ये भी मान लीजिए, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के निगरानी में आपको क्या करना पड़ेगा, कराना पड़ेगा। कोई इंडिपेंडेंट ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन था नहीं, जैसा कि यूएन टाइप। फाइन, तो क्रीमिया को इसने 2014 में अपने इसमें ले लिया। सब कोई देखता रह गया, कोई कुछ नहीं कर पाया। डायरेक्ट इन्वेजन, और क्रीमिया अब किसका पार्ट बन गया, रशिया का। 2014, बहुत दिन दूर पहले की बात नहीं है, 2014 की बात है, ठीक है। तो 2014 में यह सब घटना घटा, ठीक है। अब उसी टाइम में जो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने कुछ बातें बोली, प्रो पुअर बात। तो प्रो पुअर जो लोग थे वहां पे, ठीक है, प्रो रशियन पीपल, ठीक है, जो हमने पहले ही बताया था, जो रीजन, ये वाला रीजन जहां रशियन स्पीकिंग पीपल थे, ठीक है, जो रशियन स्पीकिंग पीपल हैं, ये वाले रीजन में रिबेल जो है बोला कि मेरे को ये पूरा जो एरिया है, कंप्लीट एरिया, ठीक है, डॉनबस का जो हमने बोला था ना एरिया है, वो कंप्लीट एरिया को आजाद करो, ये डिमांड है यहां पे। तो रिबेल फोर्स का यहां लड़ाई हो रहा है 2014 से। अब देखिए वो माइनॉरिटी है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है इस जगह में, यूक्रेन का पार्ट है। अब कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप जो है वो डायरेक्ट मतलब आर्म रिवोल्ट नहीं कर देती है, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल बाहर से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। करती है अपने से भी, लेकिन सरवाइव बहुत लंबे समय से नहीं कर रही है। यहां पे स्टार्ट हुआ 2014 में, अभी तक चल रहा है। इतना लंबा अगर चल रहा है तो कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एजेंसी से सपोर्ट मिल रहा होगा। तो यहां तो डायरेक्टली रशिया सपोर्ट कर रहा है इनको, ठीक है। इनको बहुत हैवी आर्टिलरी दिया गया है, बहुत एडवांस गन, और इनफैक्ट जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम भी दिया है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने MH17 जो मलेशिया का जो प्लेन था उसको ही ऊपर में उड़ा दिया था। गलती से उड़ाया, जिससे उड़ाया, लेकिन उन्होंने उड़ाए थे, ये सबको पता है, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है यहां पे है, रिबेल ग्रुप वर्सेस यूक्रेन का जो आर्मी है, उस दोनों के बीच में लड़ाई चलता रहता है, ठीक है। सपोर्ट इसको कौन कर रहा है, रशिया, ठीक है। इसको बोलते हैं, टेक्निकल टर्म अगर कहो तो प्रॉक्सी वॉर कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉक्सी वॉर यहां पे चल रहा है, अभी भी चल रहा है, सब चीज चल रहा है, ठीक है। तो जब प्रेसिडेंट तुम्हारा पेट्रो थे, तो पेट्रो ने रिबेल ग्रुप के साथ बात करने की कोशिश की और एक एग्रीमेंट साइन किया। अग्रीमेंट क्या है, मिन्स्क अग्रीमेंट। उस अग्रीमेंट में सीज फायर अग्रीमेंट था, ठीक है। तो सीज फायर कुछ दिन चला, फिर से स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद अभी जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की आए, और जेलेंस्की ने जो अब जो है वो एडॉप्ट कर रहे हैं फॉर्मूला, जो कर रहे हैं कि भाई ये जो रिबेल ग्रुप है उनको शांत करने का तरीका, ठीक है, स्टिनमेयर फॉर्मूला कहते हैं। स्टिनमेयर कौन थे, पहले यूक्रेन के एक प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने एक सलाह दी थी कि ये जो डॉनबस रीजन है, ठीक है, ये वाले रीजन, ओके, ये जो डॉनबस रीजन है, इस रीजन में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का होना चाहिए, ऑटोनोमस टाइप होना चाहिए, उन खुद गवर्नमेंट ये करने दो, और यहां पे वो रिकॉग्नाइज करो और लोकल इलेक्शन कराओ और सेल्फ गवर्नमेंट टाइप प्रोड्यूस करो, ठीक है। अब यहां पे यूक्रेन का क्या डिमांड है, उन्होंने कहा कि रशिया का जो ट्रूप्स है पहले वापस जाए, रशिया ने जो आर्टिलरी लगाए हुए हैं उसको वापस खींचे, ठीक है, विड्रॉ करे, देन उसके बाद ध्यान सुनिएगा, हम क्या है यहां पे लोकल गवर्नमेंट जो स्टिनमेयर फॉर्मूला है उसको इंप्लीमेंट कर देंगे, ठीक है, ये कहा। अब ध्यान सुनिएगा, रशिया ने इसमें एवज में क्या कहा कि भाई
ठीक है, हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बात, तुम पहले वहां इलेक्शन कराओ, गवर्नमेंट स्थापित करो, फिर हम विड्रॉ करने का सोचेंगे। यह सब पीस प्रोसेस में चल रहा था। लेकिन जब रशिया ने देखा कि यूक्रेन उतना इंटरेस्ट इस चीज में नहीं ले रहा है 19 के बाद भी, ठीक है, और 2016 से ही वो देखा कि डायरेक्टली नाटो से बात कर रहा है, बोल रहा है कि री इन्फोर्समेंट दो, तो पोलैंड, चेक, ये सब में री इन्फोर्समेंट लगा हुआ है वेस्टर्न बॉर्डर में। वहां पे आर्मी का, नाटो का 4 बटालियन को वहां पे भेजा गया है, ठीक है। तो ये सब देख रहा था, अब इसने डायरेक्टली बोल दिया, ठीक है, खुल के पुतिन ने बोला कि भाई मैं तुम्हारे पे कंप्लीट अटैक कर दूंगा, ठीक है, नहीं तो सुधर जा तू, ठीक है। तो कंप्लीट मुद्दा यही है। अब एक सवाल है कि नाटो या कोई और मेंबरशिप क्यों नहीं दे रहा है, क्या वॉर होने का क्या चांसेस है? तो अगर मेरा ओपिनियन, अगर मैं अपना ओपिनियन दूं, तो मुझे नहीं लगता है कि वॉर होगा, कोई ना कोई एग्रीमेंट होने का चांस है। क्यों? क्योंकि तो देखिए, ये जो है पाइपलाइन है, ये रशिया है, यहां से देखो सब पाइपलाइन है, जितना भी, एक बहुत ही हैवी पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 2 बन रहा है, ये डॉटेड बन रहा है, बनानी है, ठीक है। और जो आप अगर देखेंगे तो ये सब जो है यूक्रेन, देखिए यूक्रेन से भी पाइपलाइन, हैवी पाइपलाइन जो है वो निकल के जा रहा है सब जगह, फ्रांस तक पहुंच रहा है, जर्मनी पहुंच रहा है, लग्जमबर्ग पहुंच रहा है, हर जगह पहुंच रहा है गैस पाइपलाइन। जो कंट्री सब नाटो का पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा एनर्जी डिपेंडेंट है, ठीक है। कतर से एनर्जी आएगा वो तो फ्यूचर की बात है, यहां से इमीडिएट लेवल पे बंद हो जाएगा, ये प्रॉब्लमेटिक बात है, पहला चीज। दूसरा चीज देखिए, यूरोपियन यूनियन भी नहीं चाहती है कि मेंबरशिप दें, क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन का जो एग्रीमेंट है, ठीक है, शेंजन एग्रीमेंट जिसको कहते हैं, उस एग्रीमेंट में है कि मोबिलिटी ऑफ लेबर है, कि कोई भी आदमी कहीं पे जाके काम कर सकता है। एक तो ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन ठीक नहीं है, 2008 क्राइसिस, फिर यूरोजोन क्राइसिस, तो सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन यूरोप में ठीक नहीं है। तो जर्मनी जैसा कंट्री अभी नहीं चाहती है उसको मेंबरशिप देना, क्योंकि अगर जैसे मेंबरशिप दिया, बॉर्डर ओपन हो जाएगा, वहां से सब लोग आएंगे, माइग्रेट करेंगे दूसरी जगह और एम्प्लॉयमेंट के लिए, ये वाला एक चीज है। दूसरा चीज, एक चीज और देखा गया है कि यूरोप में भी थोड़ा इथनिक क्लास बढ़ रहे हैं, ठीक है, इथनिक क्लास बढ़ रहे। देखिए जहां पे भी इकोनॉमिक सिचुएशन पुअर होगा, इकोनॉमिक सिचुएशन जो पहले कंडीशन था उससे नीचे आएगा, तो सोशल इश्यूज शुरू हो जाते हैं, इतने क्लास शुरू हो जाते, तो नहीं चाहते हैं वो लोग भी इतना इंटरमिक्सिंग हो, ठीक है। तो ये सब बहुत बड़ा रीजन है। और देखिए नाटो के जो मेन मेंबर हैं, मोस्टली अगर देखा जाए तो 5 मेंबर मेन मेंबर है, ठीक है। एक है अमेरिका, एक है तुम्हारा यूके, ठीक है, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और इटली, ये 5 मेजर है, और सब भी हैं लेकिन ये 5 मेजर है, ओके। तो ये लोग जो हैं उनको नहीं मेंबरशिप दिए, क्योंकि एक स्केपगोट टाइप भी समटाइम्स बनाना चाहते हैं, फाइन। और दूसरा चीज है कि अमेरिका भी कुछ दिन पहले अफगानिस्तान से बाहर निकला है, उससे कुछ दिन पहले इराक से वो बाहर निकला था, उनके थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स मारे गए, ठीक है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स सोल्जर्स मारे गए, और ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, नहीं भी कुछ तो $5 ट्रिलियन के आसपास उसका कम से कम खर्च हुआ है उस दोनों वॉर में, जिसके कारण से कि उनका इकोनॉमी बहुत सीवियरली इंपैक्ट भी हुआ है। तो अगर अमेरिका अभी ट्रूप्स भेजने का सोचता है कि भाई चलो भेज देते हैं, कहां पे ट्रूप्स भेज देते हैं, रशिया में, ठीक है, यूक्रेन में फाइट करने के लिए, तो फिर वहां पे भी तो गवर्नमेंट जो है लोगों से लोगों का क्या सेंटिमेंट होगा, और लोगों का सेंटिमेंट कोई खराब नहीं करना चाहता, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सेंटिमेंट खराब हो जाएगा, अप्रूवल रेटिंग आपकी डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए अभी चांसेस कम है कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, लेकिन हां वॉर ऑफ वर्ड्स है, तो लोग बोलते रहते हैं, तो अभी वो चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट, मतलब परमानेंट एग्रीमेंट नहीं आएगा, तो रशिया, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि रशिया इन्वेट कर दे। इन दिस सिचुएशन इंडिया का क्या, मोदी जी का क्या रहेगा? तो हमारे लिए सबसे बेहतरीन है कि हम अपना एक आर्म लेंथ बना के रखें, डिस्टेंस बना के रखें, हमारा इंटरेस्ट डायरेक्टली उसमें सम्मिलित नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, हम अपने आप को दूर रखें, वही अच्छा है। क्योंकि हमारा दोस्त रशिया भी है, हमारा दोस्त यूएस भी है, अब दोनों लड़ रहा है, उससे अच्छा है कि हम घुसे ना,
दूर रहे। वही चीज भारत सरकार ने मेंटेन भी की है, जब वोटिंग हुआ तो अपना रिफ्रेन कर गया वोटिंग से। ठीक है, तो सिचुएशन डेफिनेटली बहुत गंभीर है, क्या होगा 100% श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता है। हमने अपना ओपिनियन आपको दिया है। होप करता हूं कि आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना है तो पूछिए, या कोई और डिमांड हो कि इस पे भी सर वीडियो बनाओ, ठीक है, वॉरसो पैक्ट के बारे में बताया तो आप बोलोगे इस पे भी आप बनाओ, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस पे भी वीडियो बनाऊं। सो थैंक यू वेरी मच।